बच्चों आ गया है नाइन्थ बायो का सबसे पहला और इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। तो यहाँ पे इजोटी साइंस में आपको नाइन्थ का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, साइंस का, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप 8th से 9th में आए हैं या फिर अभी 9th में स्टडी कर रहे हैं, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। यहां से आपके पास मैं बताना चाहूंगा, एक कॉपी होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, ताकि आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें। नोट्स बनाने से क्या होता है, चीजें सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती है और जब आप रिवाइज करते हैं तो वो चीजें जल्दी आपको याद होती जाती हैं। तो चलो हमेशा की तरह, हर वक्त की तरह हम बढ़ते हैं अपनी पहली और इंटरेस्टिंग स्लाइड की तरफ, दैट इज व्हाट इज सेल। तो सबसे पहले तो भैया हमें ये समझना है कि सेल होता क्या है। चैप्टर का नाम क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है आपकी सेल। देखो, जहां पे सेल नहीं होती वहां पे आप लाइफ को ना इमेजिन नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट सेल, क्योंकि सेल क्या है, लाइफ की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ को चलाने के लिए। क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। अब आप बोलोगे सर ये यूनिसेलुलर क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर क्या होता है, तो ये इस चैप्टर में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि सेल भी अलग अलग तरह के नंबर्स के बेसिस पे हम उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो सेल एक्चुअली में क्या है, सेल लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट है मतलब फाउंडेशन है ये, ठीक है ना। जैसे ईंटों से मिलकर के दीवार बनती है ना, ऐसे इस सेल से मिलकर के हमारी पूरी बॉडी बनती है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसीलिए इसको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, ठीक है ना। बेसिक यूनिट है ये, लाइफ का बेस है ये, फंडामेंटल है ये, फाउंडेशन है ये। फिर फाउंडेशन अगर मजबूत होगी तो उसमें जो बिल्डिंग चढ़ेगी वो भी मजबूत होगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। फाउंडेशन है ये हमारी बॉडी की। स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बना रही है, इसीलिए स्ट्रक्चरल यूनिट है। और ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाले अलग अलग तरह के जो फंक्शंस हैं, काम है, उनको क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। यूनिट यानी इकाई है ये जीवन की इकाई को ही हम सेल कहते हैं। सेल यानी कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है। फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है, ठीक है ना। तो ये आपका फिजिक्स वाला सेल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वाला सेल मत समझना इसको, ये बायो वाला सेल है जिससे लाइफ क्या होती है, चलती है, ठीक है ना। फिजिक्स में तो उस वाले सेल से इलेक्ट्रिसिटी चलती है, यहाँ पर इस वाली सेल से लाइफ चलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे होता है भाई। तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो पूरा जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेल का बना हुआ है। जब बहुत सारी सेल का ग्रुप आता है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जब बहुत सारी सेल मिलती हैं आपस में तो उससे क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ठीक है। टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। क्या बोलते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन जैसे आपका लीवर हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपकी किडनी हो गई, आपकी लंग्स हो गई, ये सारे क्या है, ऑर्गन ही तो है। और ये किसके बने हुए हैं, टिश्यू के बने हुए हैं। और टिश्यू किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं हम उसको, ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है ना। तो ये अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में जो अलग अलग तरह के काम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सिस्टम कौन सा है भाई, ठीक है, ये वो वाला सिस्टम नहीं है जो आप करते रहते हैं आजकल, सिस्टम, ठीक। ये हमारे ऑर्गन सिस्टम है जो ऑर्गन से मिलकर के बने हुए हैं, अलग अलग ऑर्गन। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी नोज, हमारा विंड पाइप, हमारी लंग से मिलकर के बना हुआ है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड आ जाता है, हमारा हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, इनसे मिलकर के हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी किडनी आ जाती है, ठीक है ना, यूरिथ्रा आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ये है आपके क्या,
अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम। तो ये जितने भी ऑर्गन सिस्टम है ना बच्चों, ये जब आप 10th में चले जाओगे ना तो वहां पर एक लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर है, वहां पर आपको ये ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के हमारी पूरी बॉडी बनती है, एक पूरा जीव बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है ना, तो ये ऑर्गेनिज्म ऑर्गन से बना हुआ है और ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बना हुआ है। तो ये सारा ऑर्गन का पूरा खेल है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं हम इसको? ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन। और ऑर्गन क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यू, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नॉन एज ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहेंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू को आप ऑर्गन कहेंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन को आप ऑर्गन सिस्टम कहेंगे, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज नॉन एज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो ये है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है? वो एक सेल से ऑर्गेनाइज होता है। तो सेल आपकी क्या है? हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है ना, हमारी पूरी लाइफ की। ठीक है, जितनी भी लाइफ इस अर्थ में एग्जिस्ट करती हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, वो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, कि भैया सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने करी। तो सेल जो है ना, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने किया था, और इसको सेल नाम भी किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा हु डिस्कवर्ड सेल एंड व्हेन, तो रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। लेकिन इन्होंने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो सेल कैसी थी बच्चों? डेड थी। क्या थी वो? डेड थी। तो इन्होंने एक ओक का एक पेड़ होता है ना, उस पेड़ की बार्क लिया था। बार्क, जो पेड़ की बाहर की छाल होती है ना, उसको बार्क कहते हैं। उस बार्क का भी एक छोटा सा इन्होंने पीस लिया था, उसको नाम दिया था कॉर्क। उस कॉर्क को जब इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने देखा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा। इन्होंने इसको जिस माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था, वो माइक्रोस्कोप भी इन्होंने खुद ही डिजाइन किया था, खुद ही बनाया था उसको इन्होंने। ठीक है, तो वो कुछ मधुमक्खी के ना इस तरीके से छत्ते की तरह दिखाई दे रहा था। उसमें छोटे छोटे रूम्स आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे पोर्स दिख रहे होंगे। इन छोटे छोटे रूम्स को सेल कहा जाता है। और ठीक है ना, तो इन छोटे छोटे मतलब सेल का मतलब छोटे छोटे रूम्स, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो इनसे मिलकर के हमारी पूरी बॉडी बनती है भाई। चाहे प्लांट की बॉडी हो, चाहे एनिमल की बॉडी हो, चाहे किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, चाहे कोई प्रोटोजोआ हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो, कोई भी हो भाई। वायरस को एक तरफ रख दीजिए फिलहाल, क्योंकि उसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, वो क्यों नहीं होता है वो यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको आगे की क्लासेस में देखना है, क्योंकि अगर मैं उसको यहाँ पर बताने लग जाऊंगा तो पूरी 1 घंटे की क्लास जा सकती है उसी में। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, प्रोटोजोआ हो गए, बैक्टीरिया हो गए, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इनकी सबकी बॉडी किससे बनी है? सेल की बनी हुई है। तो ओक के पेड़ की बार्क का कॉर्क जब इन्होंने लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उनको कुछ इस तरीके के रूम्स दिखाई दिए, और इन छोटे छोटे रूम्स को इन्होंने सेल का नाम दिया था, सेल का। लेकिन इन्होंने जो सेल की खोज करी थी वो डेड सेल थी, मरी हुई सेल थी। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल इन 1674। इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है ना, तो इस साइड में जो आपको दिख रहे हैं ये है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था 1675 में, और इधर वाले हैं आपके रॉबर्ट हुक। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब ये पूछा जाएगा कि सेल को किसने डिस्कवर किया तो किसका नाम रखें, क्योंकि उसमें तो डेड और लिविंग वर्ड मतलब मेंशन ही नहीं किया गया है। तो नो, विदाउट एनी डाउट आपको क्या आंसर लिखना है? आपको आंसर लिखना है रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। वहां पर अगर ये पूछेगा लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, तो आपको क्वेश्चन का आंसर करना है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल इन 1674 एंड रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड
एंड coined द टर्म सेल इन 1665। 1665 में इन्होंने सेल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। कैसे किया था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये है आपके रॉबर्ट हुक और ये है आपके एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ठीक है, जिनका सेल की डिस्कवरी में बहुत बड़ा हाथ है। डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल, अब सेल से रिलेटेड कुछ डिस्कवरी होने लगी भाई। जब सेल की डिस्कवरी हुई तो फिर लोगों के अंदर और क्यूरियोसिटी जागी, साइंटिस्ट्स के अंदर, कि सेल के अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने सेल के अंदर ना एक और पार्ट होता है बीच में, कहीं भी हो सकता है ये न्यूक्लियस, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, जरूरी नहीं है बीच में ही हो, ठीक है। लेकिन जो ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस को, जिसको कि सेल का ब्रेन भी कहा जाता है या कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से पूरी सेल कंट्रोल होती है, ठीक है ना। तो ये जो न्यूक्लियस है, इसको सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था दुनिया को? रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था 1831 में। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए पुरकिंजे। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया था। प्रोटोप्लाज्म की खोज करी थी किसने? पुरकिंजे ने 1839 में। 1839 में। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में और प्रोटोप्लाज्म में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये बाहर आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये जो गोला आपको दिख रहा है। तो इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच वाला जो पार्ट, जो जहां पर जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो ये साइटोप्लाज्म हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, जितना भी पूरा लिविंग कंटेंट भरा हुआ है सेल के अंदर, उसको एक वर्ड में हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य कहा जाता है इसको, जीवन का आधार है ये, बेसिक है ये, ठीक है। तो पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1839 में। लेकिन हाँ, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग कंटेंट होता है आपकी सेल के अंदर का। सेल में जो तरह तरह के जितने भी ऑर्गेनिल्स होते हैं या जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं, उन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसको पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेल थ्योरी। सेल की एक थ्योरी आई, कोशिका सिद्धांत, ठीक है ना। तो सेल थ्योरी में ना 3 साइंटिस्ट यहां पर इन्वॉल्व है, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। मैथियस स्लीडन, ठीक है ना। थोड़ा इनको प्रोनाउंस करने में आपको दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन जब 2 3 4 5 बार आप बोलोगे तो आप इजीली इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं। मैथियस स्लीडन, थियोडर श्वान और रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो, ठीक है ना। तो मैथियस स्लीडन जो थे, इन्होंने, ये एक बॉटनिस्ट थे, और थियोडर श्वान जो थे, ये एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल की स्टडी करे, ठीक है ना, जो एनिमल की स्टडी करता है या एनिमल से रिलेटेड चीजों को हमें डिस्कवर करके बताता है, उसको बोलते हैं जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट। और जो बॉटनिस्ट होते हैं वो प्लांट की स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं बॉटनिस्ट। तो प्लांट की स्टडी बॉटनी होती है और एनिमल की स्टडी हम जूलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो जूलॉजिस्ट होते हैं वो जूलॉजी के फील्ड में काम करेंगे और जो बॉटनिस्ट होते हैं वो बॉटनी के फील्ड में काम करेंगे। तो मैथियस स्लीडन जो थे, क्योंकि एक बॉटनिस्ट थे, इसीलिए इन्होंने एक सेल थ्योरी दी कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, कि जितने भी प्लांट्स हैं इस अर्थ पर वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं, ठीक है। थियोडर श्वान एक जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, कि जितने भी एनिमल्स इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं दे आर मेड ऑफ सेल्स, वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। और रुडोल्फ विर्चो या रुडोल्फ वर्चो ने क्या कहा था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अभी इनको एक तरफ रख लीजिए। मेन जो सेल थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? मैथियस स्लीडन एंड थियोडर श्वान ने दी थी। तो मैथियस और थियोडर ने, दोनों ने मिलकर के क्या बोला था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं भाई, सेल के बने हुए। जैसे आपकी घर की बिल्डिंग छोटी छोटी ईंट से मिलकर के बनी हुई है, तो ईंट उसकी एक इकाई है, एक यूनिट है। ऐसी हमारी बॉडी सेल से मिलकर के बनी हुई है, सेल एक यूनिट है, उसकी एक इकाई है, ठीक है। वो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, सेल का ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, पिछली स्लाइड में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो अब
रुडोल्फ वुर्चो को कोई दिक्कत नहीं थी इन दोनों साइंटिस्ट से। उन्होंने कहा, मैथियस श्लीडन ने भी सही कहा है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल के बने हुए हैं, और थियोडर श्वान ने भी सही कहा है जितने भी एनिमल हैं वो सेल के बने हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा मैं इनकी इस बात को ना थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूं। तो सेल थ्योरी को एक्सटेंड किसने किया? रुडोल्फ वुर्चो ने। तो दे एक्सटेंडेड सेल थ्योरी एंड ही एक्सटेंडेड सेल थ्योरी एंड सेड कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितनी भी नई सेल्स है ना वो पुरानी सेल से बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। जो पहले से एग्जिस्ट, प्री मतलब पहले, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनसे नई सेल्स बनती है। जैसे ये आपकी एक सेल है, ये जब डिवाइड करेगी ना तो डिवाइड करके ऐसे दो सेल बनाएगी, तो ये दोनों नई सेल हो गई ना। लेकिन ये इस सेल से बनी हुई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई है, पुरानी सेल से ये दो। अब इससे भी आगे जाकर के डिवाइड करेगा तो दो में टूट जाएगा। तो जितनी भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, सेल्स डिवीजन होता रहता है, सेल डिवाइड करती रहती है, और जो नई सेल है वो बनती रहती है पुरानी सेल से। तो वो किसने बोला था? रुडोल्फ वुर्चो ने कहा था। ठीक है, तो ये है आपकी सेल थ्योरी। ठीक, अब ऑर्गेनिज्म्स शो वेराइटी इन सेल मेंबर। यहाँ पर मेंबर नहीं, ये नंबर है। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये नंबर। ठीक है, नंबर। तो ऑर्गेनिज्म्स शो वैरायटी इन सेल नंबर्स, शेप एंड साइज। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी जीव जंतु इस अर्थ पर हैं, उनके अंदर सेल का नंबर अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सबके अंदर एक ही सेल होती है, एक जैसी सेल होती है ना। अब जैसे ह्यूमन बॉडी एक सेल से नहीं, दो सेल से नहीं, हजार से नहीं, लाख से नहीं, करोड़ से नहीं, अरबों, बिलियन एंड ट्रिलियन सेल से मिलकर के बनी हुई है पूरी ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना, अरबों खरबों सेल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं। ठीक है ना। ऐसे ही एक चूहा है, उसके अंदर हमसे कम सेल्स हो सकती है ना। एक टाइगर है, एक लॉयन है, एक प्लांट है, उसके अंदर हमसे ज्यादा सेल्स हो सकती हैं। ठीक, इसी तरीके से सेल का जो शेप है ना वो भी अलग अलग होता है। जैसे लीवर की सेल का शेप आपको अलग दिखेगा, मसल सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती है ना। इनका जो शेप है वो अलग अलग होता है। और ठीक इसी तरीके से साइज भी क्या होता है? अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये वरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेल नंबर देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं उनकी बॉडी एक सेल से मिलकर के बनती है, उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनि का मतलब होता है वन, यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल। तो एक सेल से मिलने वाले जो, एक सेल से बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म्स हैं या सिंगल सेल से बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एक सेल से बने हुए हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं। अब मल्टी का मतलब होता है मैनी, और सेलुलर मतलब सेल। तो जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर के बनती है उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। ठीक है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, हम और आप क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है भाई, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर के बनी है। क्लियर है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहां पर थोड़ा देखिए, ये अलग अलग सेल्स आपको दिख रही है। ठीक है, जैसे ये मसल सेल को देखिए आप, स्पिंडल शेप में है ये। ठीक है ना, ये ओवम को देखिए आप, ठीक है ना, एकदम राउंड शेप में आपको दिख रहा होगा। ऐसे स्पर्म की ऐसे पीछे की तरफ पूंछ निकली हुई है, ऊपर इसका हेड है। ठीक है, ऐसे ही आप बोन की सेल को देखिए, ब्लड सेल का शेप देखिए आप, नर्व सेल ब्रांच्ड है पूरा, है ना, फैला हुआ है। एलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको इसका दिख रहा होगा लंबा सा, और यहाँ से ब्रांचें निकली हुई हैं तो ये ब्रांच्ड हो गया। ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी की अलग अलग सेल्स हैं, और इनका शेप और साइज भी क्या होता है बच्चों? अलग अलग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका शेप भी अलग अलग है सबका, और साइज भी इनका अलग अलग है। कोई बड़ी है, एलोंगेटेड है, कोई छोटी है, स्मॉल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है इसमें। ठीक, अब सेल के साइज की बात करें तो इस दुनिया में ना सबसे स्मॉलेस्ट सेल है आपकी, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है आपकी माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ भी कहते हैं। ठीक है ना, पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा जो है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आ जाती है। ठीक है,
लार्जेस्ट लिविंग सेल क्या होती है? ऑस्ट्रिच एग। ये है आपका ऑस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी सेल है इस दुनिया की। और माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटी सेल है इस वर्ल्ड की। ठीक है, ये है आपके सेल साइज के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, अब सेल के कंपोनेंट्स के बारे में हम देखेंगे। थोड़ा ये फ्लो चार्ट आप देख लीजिए एक बार, इसको मैंने बिल्कुल कंसाइज वे में आपके लिए तैयार किया है ताकि आप यहां से चीजों को जल्दी से कैप्चर कर सको। तो यहां पर अगर सेल के कंपोनेंट्स की बात करें तो सेल किस किस चीज की बनी हुई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बात आप याद रखें। जैसे ये सेल है तो ये सबसे बाहर क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, या इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आउटर कवरिंग होती है सेल की और ये परमिट करती है एंट्री और एग्जिट को। क्या चीज सेल के बाहर जाएगी और क्या अंदर आएगी, ये सेलेक्टिव चीजों को अंदर या बाहर करती है। तो इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अभी अब आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। सेल वॉल, सेल वॉल देखो एनिमल में नहीं होता है, प्लांट में होता है। तो प्लांट्स में सेल वॉल होती है और सेल वॉल डेड होती है, ये याद रखना। रिजिड होती है, ये बहुत कठोर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल होती है लेकिन सेल वॉल रिजिड होती है। तो जो प्लांट में सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो प्लांट में इस तरीके से बाहर से सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल होती है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है। और प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और सेल वॉल भी होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है प्लांट में, और केवल प्लांट में ही होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये क्या होता है? जैसे ये आपकी सेल है तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में आपका क्या होता है? फ्लूइड सब्सटेंस भरा होता है, कुछ फ्लूइड कंटेंट भरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य। ठीक, तो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और सेल ऑर्गेनील्स, सेल ऑर्गेनेलीज, अब सेल ऑर्गेनेलीज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म क्या है सर? ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पर होता है आपका ये साइटोप्लाज्म। क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी हो गई, राइबोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया प्लांट की बात करें तो। ठीक है, ये सारी चीजें किस में होती हैं? साइटोप्लाज्म में होती है। तो इनको हम वन बाय वन करके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है? आपके सेल के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर एक सेल का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। जैसे ये देखिए आप, क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा होगा। प्लांट्स में होते हैं ना क्लोरोप्लास्ट, फिर उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। एनिमल में नहीं होता है। राइबोसोम की बात करें, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस कहते हैं इसको सेल को। ठीक है ना, ये बाहर आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव चीजों को एंट्री देती है या सेलेक्टिव चीजों को ही एग्जिट होने देती है, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। गोल्जी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये है आपका पूरा सेल का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, इसको सेल का ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ना पूरी सेल जो फंक्शन करती है वो पूरा कंट्रोल होता है। एक तरह से कंट्रोल सिस्टम है ये पूरी बॉडी का। ठीक है ना, अब जैसे लीवर आप देख लो, लीवर अलग अलग सेल से मिलकर के बना हुआ है, तो उसके अंदर एक एक सेल अपना फंक्शन कर रही है। ठीक है ना, हार्ट की सेल अपना फंक्शन कर रही है, किडनी की सेल्स अपना फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो उसके अंदर भी जो न्यूक्लियस होता है वो होता है कंट्रोल सिस्टम पूरा सेल का, जिससे पूरी सेल क्या होती है? कंट्रोल्ड होती है। ठीक है ना, रेगुलेट होती है। अब यहां पर बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल की। तो ये डायग्राम सीधा आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस भी पूछा जाता है, क्या होता है। एक तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई एनिमल सेल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना, ये है आपकी एनिमल सेल, और ये है आपकी प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एडजेसेंट सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, ये सारे आपके क्या हैं, प्लांट सेल के अलग अलग पार्ट्स हैं। तो इनको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और ये है आपकी एनिमल सेल। एनिमल सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये आपकी सेल के क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं, किसके, एनिमल सेल के। तो ये है आपका प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब ये इनके जितने भी ये कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे और उस वीडियो में ये पूरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पूरे चैप्टर की एक वन शॉट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास टाइम नहीं होता है, तो वो एक एक 2-2 घंटे की वीडियो देखने की वजह से की बजाय क्या करते हैं, 30-30 मिनट की, 35-35 मिनट्स की वीडियोस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है ना, पार्ट्स में देखना अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। ज़्यादा टाइम वो लोग जिनके पास ज़्यादा टाइम है पढ़ने का, उनके लिए वन शॉट रखी हुई है प्लेलिस्ट में, और जिनके पास कम टाइम है उनको एक एक पार्ट्स करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, किस तरीके से आपको क्या चीज़ समझ में आई, क्या नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है तो, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक